लो दोस्तों, करता हूं मैं फिर से आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई केंद्र पर। मेरे प्यारे साथियों, देखो फिर से आया हूं, कुछ खास लेकर आया हूं। जैसा जानते हो तुम, चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। हमारे आसपास पदार्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम उसके, और करते करते हम पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं। क्लास 9th के विद्यार्थी हो आप, मुझे पता है बेटा। पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, अपने माँ बाप को गर्व कराओ। देखो, जो हमारे YouTube चैनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आते हैं। हमने जो सेशन स्टार्ट ही किया है वो इसलिए किया है ताकि आप तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुँचे और आप पेपर में अच्छे से स्कोर कर पाओ, अच्छे नंबर लेकर आओ, क्लास में आप टॉप पर करो बेटा, आप अपना नाम रोशन करो। चलो देखते हैं बेटा, आप अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आप पे गर्व होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, लोगों का नाम पता चलना चाहिए बेटा आपका। चलो तो हम शुरू करते हैं। देखो, बातें तो हम करते रहेंगे, मेरी आदत है बातें ज़्यादा करने की, मैं बोलता ज़्यादा हूँ। आप भी बोलो कि कहाँ सर आप, सही बात है, ज़्यादा बोलते हो, काम कर्म करते हो। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है ये। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखा है, पहले पार्ट को देखो, दूसरे पार्ट को देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, जितने से ज़्यादा हो ज़्यादा बताओ, लोगों को बता दो, फैला दो बेटा। ठीक है, महाकाल की दया से लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? वाष्पीकरण जब होता है, यानी अगर मान लो आपसे गलती से पानी गिर गया, तो जो पानी है वो कुछ समय बाद वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी वाष्प में बदल जाएगा। तो जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो पानी के किस भाग में, द्रव के किस भाग में होती है? तो वो उसकी सतह पर होती है, पूरे द्रव के अंदर होती है, केवल नीचे के भाग पे होती है, या किसी भाग में नहीं होती? तो याद रखना, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सरफेस फिनोमिनन, यानी वो ऊपर ऊपर से पानी को क्या करती है, वाष्पीकृत करती है, नीचे से नहीं, ना ही अंदर से, ऊपर से। तो वाष्पीकरण एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। चलो क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखो, कॉपी लेके साथ बैठा करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर खुद देने की कोशिश किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ को बेटा हम क्या कहते हैं? क्या नाम है शुष्क बर्फ का? शुष्क बर्फ क्या है? देखो, शुष्क बर्फ कई बार बता चुका हूँ, कई क्वेश्चंस में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन आ ही जाता है हमारे पास घूम फिर के। इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इसीलिए आ ही जाता है घूम फिर के। क्या करें, इसका भी बेचारा दोस्त है ना अपना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद कर लो अच्छे से। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? आपके पास पदार्थ हैं तो उनकी अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है? टेम्परेचर बढ़ा दो, तापमान बढ़ा दो, तापमान घटा दो, तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से पदार्थ की अवस्था चेंज होती है? बिल्कुल हाँ, सही बात है। तापमान बढ़ा दोगे तो भैया आपका ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, घटा दोगे तो द्रव दोबारा ठोस बन जाएगा। दाब में परिवर्तन, दाब को बढ़ा दो, तापमान को घटा दो तो गैस द्रव बन जाती है, तो ये भी सही है। ताप क्रम बढ़ने और दाब घटने से, ये भी सही बात है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी इनमें से सभी हमारे करेक्ट आंसर हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन फिर आ गया, फिर से करवा रहे हैं हमारे बेटा, आपको लगता है बार बार आ जाता है क्वेश्चन, याद कर लो। बार बार एक ही तरीके से पूछ रहे हैं कि ठोस गैस बन गया, ठोस गैस बन गया, द्रव तो बना ही नहीं भाई, यानी सीधा सॉलिड था और सीधा घूमकर गैस बन गया, बीच का रास्ता इसने लिया ही नहीं। कहते हैं ना भाई, पतली गली से निकल जाओ, बीच का रास्ता निकालो, तो ये बीच का रास्ता नहीं है, यहाँ पे ठोस है, गैस बन जाएगा। तो ठोस गैस बनेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। और कौन कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातित होते हैं? तो आपका कपूर, फिनाइल की गोलियां, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, यानी बिना कोई द्रव छोड़े ठोस से गैस बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता? तो इन दिए गए चीज़ों में से ये चारों ऑप्शन है आपके पास और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन जो है वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता, वाष्पीकरण पे असर नहीं डालता। द्रव का क्वथनांक, भैया बॉइलिंग पॉइंट से वाष्पीकरण पे कोई असर पड़ता है? पड़ता है क्या? तो बिल्कुल पड़ता है। अरे गर्म करोगे पानी को, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो इससे तो फर्क पड़ता है। द्रव की सतह का क्षेत्रफल, क्या द्रव की सतह के क्षेत्रफल से वाष्पीकरण पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। एक गिलास में पानी रखो और एक दूसरे गिलास के पानी को ज़मीन पे फैला दो, कौन सा जल्दी सूखेगा? गिलास में रखा हुआ पानी या ज़मीन पे फैला हुआ पानी? ज़मीन पे फैला हुआ पानी, क्योंकि गिलास में रखे हुए पानी का क्षेत्रफल कम है और ज़मीन पे फैले हुए पानी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। यानी ये ऑप्शन भी आपका सही है। इसमें पूछा है कौन सा नहीं करता? वायु की गति। वायु की गति भी करती है। अभी आपने भैया मान लो ज़मीन पे पानी गिरा दिया, उसको छोड़ दिया, वो 1 घंटे में सूखेगा, और वहाँ पे आपने पंखा चला दिया तो वो क्या हो सकता है, कुछ 20 मिनट 25 मिनट में ही क्या हो जाएगा, वो पानी सूख जाएगा। तो 3 ऑप्शन ऊपर के तो हमारे सही हैं। वही है, वायु का घनत्व प्रभावित नहीं करता, याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाओ। वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है? एक स्वतः होने वाली क्रिया है? क्या खुद होती है कि हम करते हैं उसको? तो हाँ बेटा, वो खुद होती है ना, हम थोड़ी बैठ के वहाँ पे फूंक मारते हैं। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है। द्रव, बिल्कुल। अरे भैया पानी ज़्यादा गर्म है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। पानी कम गर्म है, ठंडा है, वाष्पीकरण कम होगा। शीतलता उत्पन्न करती है। वाष्पीकरण से क्या होती है? शीतलता। कितनी बार हमने बताया है बेटा, घड़े में रखे हुए पानी का उदाहरण देके समझाया है। हाथ में आप एसीटोन डालते हो, एसीटोन हमारे हाथ की ऊष्मा को सोखकर वाष्पीकृत हो जाता है और हमारे हाथ को ठंडक पहुंचाता है। कई बार करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो उपयुक्त सभी हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। चलो आगे चलो। आगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? कितनी बार पढ़ा है हमने कि भैया हम ऊष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन भैया जिस पदार्थ में ऊष्मा दे रहे हैं उसका तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा, उसमें दी गई ऊष्मा क्या हो जा रही है? गुप्त हो जा रही है। तो वाष्पीकरण में मुक्त ऊष्मा, वाष्पीकरण में शोषित ऊष्मा, या क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जब कोई द्रव ऊष्मा को अवशोषित करता जाता है और वाष्पीकृत होता जाता है तो उसी को हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? अभी एक बात बताओ, वाष्प बनता कौन है? जल बनता है, पानी है, पानी ही तो भैया आपका वाष्प भाप बनता है, वाटर वेपर बनता है। तो पानी का फॉर्मूला क्या है? क्या पानी का फॉर्मूला O2 है? O2 तो ऑक्सीजन होता है, N2 तो नाइट्रोजन होता है, CO2 गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ठोस CO2 शुष्क बर्फ ड्राई आइस होता है। बच गया कौन? हमारा ये लाल, क्या है? जल। तो H2O जो होता है वो गैस के रूप में जल वाष्प कहलाता है। चलो, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक गैस है, एक द्रव है, एक ठोस है, क्या है ये चाचा? तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की कैसी अवस्था है? चौथी अवस्था है। चलिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही हमें महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अब चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड दे दे, अगरबत्ती दे दे, गर्म खाने की महक दे दे, आप दूर हो चाहे पास हो, उसकी महक आपके पास आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि भैया पदार्थ के कण स्वतः आपस में मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? गैस में मिलते हैं। और उसी प्रक्रिया को आप क्या कह देते हो? विसरण कह देते हो। पढ़ा है ना, अच्छे से याद किया है ना, समझाए थे ना, पिछली भी वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन और कुछ नहीं बनेंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे, पूछने का तरीका बदलेगा, सिर्फ आंसर वही रहेंगे। क्वेश्चन समझते कैसे हो आप, ये निर्भर करता है। ठीक है, आए हो यूट्यूब के भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले तो तुम। ठीक है भाई, भाव मत दिखाओ, नखरे नहीं करने हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, फैला दो वीडियो को जितना हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है बताओ? 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ते हैं और बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है।
अब देखो पहला ऑप्शन है, कह रहा है जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके जो कण होते हैं उसके गतिज ऊर्जा जो होती है वो कम होती है। सही बात है, ठोस जो होता है उसके जो कण होते हैं वो गति तो करते हैं, लेकिन वो गति करते हैं तो वो कम गति करते हैं, ज़्यादा गति नहीं करते। द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस दृढ़ होते हैं। तो ये भी बात सही है कि जो द्रव है वो तरल है। तरल वो चीज़ें होती है जिनमें बहाव होता है, द्रव और गैस बहती हैं, बहाव है उनमें, तो ये तरल हैं। और ठोस दृढ़, दृढ़ यानी जिनमें बहाव नहीं होता, जो मजबूत होती हैं। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। अब वाष्पीकरण जो होता है वो सतह के ऊपर होता है, अंदर नहीं होता या नीचे नहीं होता, ऊपर ऊपर से होता है। तो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात क्या है, गलत है, यानी हमारा आंसर ही ये है। ठीक है, जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, बिल्कुल, ये भी याद रखना, जो जल होता है उसका घनत्व बर्फ से ज़्यादा होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा और जिसका कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, इसीलिए हमारी बर्फ तैरती है। चलो, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता? कौन नहीं होता? तो याद रखना आपका गंधक, ठीक है, बाकी ये नोस सादर, आयोडी और बेटा आपका कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातित होते हैं। नेप्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसी प्रक्रिया द्वारा किसे कैसे होता है, कैसा होता है ये? तो मैंने अभी बताया बेटा, कपूर की गोलियां, नेप्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातन द्वारा भैया क्या हो जाती हैं, बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती हैं। गायब हो गई भाई, छू मंतर। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है? अब ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब ही होगा, आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन इसको याद कर लो। इथाइल मरकैप्टेन जो होता है उसके कारण खाने बनाने वाला जो यौगिक होती है उसकी गंध हमारे तक पहुंचती है। नहीं पूछेगा पेपर में, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो तुम्हारी इच्छा है। वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ठंडक होती है। गला फाड़ के बता रहा हूँ बेटा, चीख चीख के चिल्ला रहा हूँ कि भाई मेरे वाष्पीकरण से ठंडक होती है, ठंडक होती है, बिल्कुल हाँ, ये सही बात है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक बात बताओ, वाष्पीकरण से तुम्हें गर्मी कब लगी है? तुम बनियान पहनते हो, ठीक है, जो तुम्हारी कॉटन होती है, कॉटन होती है, तो तुम जब भैया कॉटन के कपड़े पहनते हो वो तुम्हारे पसीने को सोखती है, गर्मी करवाती है कि ठंड का एहसास करवाती है? ठंड का करवाती है। तो ऊष्मा तो उत्पन्न नहीं होती भाई वाष्पीकरण से। ताप क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, तापमान में चेंज कर देती है, तापमान गर्म से ठंडा कर देती है। तो आपका केवल ऊपर वाला आंसर रहेगा, ठंडक पैदा करती है, यानी ठंडक होती है वाष्पीकरण से। जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण की दर का सही क्रम में लगाइए। तो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा वाष्पीकृत कौन होता है, सबसे कम कौन होता है। तो देखो, सबसे पहले बात याद रखना, सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण जो होता है वो पेट्रोल में होता है। किस में होता है? पेट्रोल में। उसके बाद स्पिरिट में होता है। किस में होता है? स्पिरिट में। और सबसे कम वाष्पीकरण अगर दिए गए ऑप्शन में से होगा तो किस में होगा? वाटर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठोस पदार्थों का संपीड़न। अब ठोस पदार्थों का संपीड़न दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, पढ़ के बताना बेटा क्या हो सकता है। द्रव से कम होता है किंतु गैस से अधिक होता है। क्या ठोस पदार्थों को संपीड़ित किया जा सकता है? पहला सवाल तो यही। ठोस पदार्थों को ना के बराबर संपीड़ित किया जा सकता है, नगण्य संपीड़ीय होते हैं वो, नगण्य, ना के बराबर। तो द्रव से कम, गैस से अधिक संपीड़ित कर सकते हो? अरे ना के बराबर संपीड़ित होते हैं भाई वो। द्रव से अधिक होता है किंतु गैस से कम होता है। अरे भाई साहब, ना तो द्रव से ज़्यादा होगा ना भैया गैस से ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा। द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है? नहीं, द्रव और गैस दोनों से कम होता है। द्रव संपीड़ित हो सकते हैं, गैस संपीड़ित हो सकते हैं, लेकिन ठोस ना के बराबर संपीड़ित होने वाली वस्तु है। सही कथन को चुने, इनमें से आपको बताना है टिक द करेक्ट। चलो, द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, गलत है भाई। अभी बताया सबसे ज़्यादा संपीड़न गैस में होता है, तो द्रव ज़्यादा संपीड़ित होगी, गैस ज़्यादा संपीड़ित होगा? गैस ज़्यादा संपीड़ित होगी, याद रखना।
यही ऐसे ही ऑप्शन पेपर में कंफ्यूज करते हैं, हम कपार पकड़ के बैठ जाते हैं एकदम, भैया क्या हो गया, अरे कैसा सवाल है। सर पकड़ के नहीं बैठना है पेपर में, ठीक है, पढ़ना है, देखना है कौन सा सवाल कैसे है, सवाल को समझना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और आंसर बताने हैं। चलो, गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रवों का विसरण होता है। अब बताओ, गैसों में विसरण नहीं होता, अभी बताए थे, अगरबत्ती जला दो एक कोने में करके, दूसरे कोने तक खुशबू आ जाएगी, बल्कि भैया दूसरे वाले कमरे तक खुशबू चली जाएगी। तो गैसों में तो सबसे ज़्यादा विसरण होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी थोड़ी सही लग रही है कि जो ठोस होते हैं उसकी आकृति और उसका आयतन निश्चित होता है। सही बात है, आपके सामने अगर एक बोतल है तो उसकी आकृति आज जैसी है कल को 5 साल बाद भी वैसी ही रहेगी, उसका शेप और स्ट्रक्चर, और आयतन भी अगर वो 1 लीटर की है तो वो 1 लीटर की ही रहेगी, बढ़ तो नहीं जाएगी कि नहीं आज मैं भैया छोटी हूँ 1 लीटर की हूँ, 5 साल बाद मैं बड़ी होकर ना 5 लीटर की बनूंगी, ऐसा तो नहीं है ना, बोतल ऐसे तो नहीं कहती। ठीक है, जो जिस आकृति की है, जिस आयतन की है, उसका वो फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। तो ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। गैसों के कणों के बीच का अंतर आणविक बल ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है। ठीक है, ये बात भी सही है, गैसों के जो कणों के बीच का अंतर आणविक बल होता है ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है। ये बात सही है कि जो गैसों के कणों के बीच में जो बल होता है, आकर्षण बल, वो क्या होता है, ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है। ये बात भी इसकी सही है, ये ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट हो सकता है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं बेटा इसका आंसर। ठीक है, आकर्षण बल गैसों के कणों में कम होता है। चलो, पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित बल को हम कहते हैं अंतराआण्विक बल, इंटरमोलिकुलर स्पेस। चलो याद रखना। प्लाज्मा पदार्थ कौन सी अवस्था है? पहले भी आया एक क्वेश्चन, अभी बता दिया था हमने, चौथी अवस्था है पदार्थ की। सिलेंडर से भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस, अब देखो नाम में ही द्रवित है, याद रखना। आपके जो घर में एलपीजी आती है बेटा, एलपीजी जो होती है आपके घरों की, वो गैस नहीं है, वो द्रव है। वो क्या है? द्रव। एक द्रव को सिलेंडर में भर दिया जाता है जो भैया बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। चलो याद रखना। किसी खोलते हुए द्रव का तापक्रम, अब भैया एक पानी है, खोल रहा है, तो उसका जो तापमान है वो स्थिर रहेगा, घटने लगेगा, बढ़ता रहेगा, इनमें से कोई नहीं। एक पानी है वो खोल रहा है, तो मैंने बताया था कि जो तापमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता। संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण जो भैया तापमान होता है वो परिवर्तित नहीं होता। ऊष्मा देते रहते हैं लेकिन वो ऊष्मा गुप्त हो जाती है, इसीलिए तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तापमान स्थिर रहता है। याद रखना, कहीं तुम बढ़ता रहता लगा दो, गलत हो जाएगा। चलो, किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का हिमांक होता है। याद रखना है, छोटा सा सवाल है। चलो, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? चिल्ला चिल्ला के बताए थे, अभी चीखे थे, सूती। याद रखना। वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? वाष्पीकरण की क्रिया क्वथनांक पर होती है। किस पर होती है? क्वथनांक पर। वाष्पीकरण कब होता है? क्वथनांक पर होता है। सामान्य तापक्रम, उच्च तापक्रम नहीं, निम्न नहीं, क्वथनांक। निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? भैया ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। ठोस पदार्थ कम संपीड़ीय होते हैं, उनमें बहाव होता है, ठोस में बहाव होता है। कभी तुमने देखा है तुम्हारा भैया जो ईंटें हैं वो बह रही हैं, तुम दीवार बना रहे हो और सुबह देख रहे हो तुम्हारी दीवार बहकर पड़ोसी के घर में चली गई? नहीं ना। तो भैया ठोस में बहाव नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बोल रखा है कि वो गुण नहीं है, तो भैया ठोस में बहाव नहीं होता, ये उसका गुण नहीं है। चलो, किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? एक द्रव है, उसको वाष्पीकृत करना है, तेज करना है, तो उसको बोतल में रखोगे। बोतल में तो भैया जगह ही कम हो जाएगी, गिलास में जगह कम हो जाएगी, फ्रिज में तो भैया ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा वो। तो थाली में सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। चलो,
चलो मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों आगे बढ़ते हैं। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया बता दो भाई, पढ़ाया हुआ है यार, ऐसे मजाक मत करना, बता दो फटाफट। गैस से द्रव बदलता है तो एक चार्ट बना हुआ है फ्लो चार्ट बुक में, पढ़ना। ट्राइंगल सा एक फ्लो चार्ट है, उसमें दिखा रखा है कि जब गैस है वो द्रव में बदलता है तो उसे कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं। ठीक है, संघनन। चलो, निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा द्रव का गुण नहीं है बेटा, बताओ। द्रव का आयतन निश्चित होता है नहीं होता है? होता है। 1 लीटर बोतल है कैपेसिटी, तो उसमें 1 ही लीटर द्रव आ सकता है। अनिश्चित आकृति, द्रव की कोई आकृति नहीं होती, ये भी बात सही है। बहाव का अभाव, द्रव में बहाव नहीं होता, ये बात गलत है भाई, द्रव में बहाव होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। और इसमें पूछा ही है कि कौन सा आपका गलत है, इसमें नहीं है गुण वो, तो बहाव का। ठोस से अधिक संपीड़ितता, तो हाँ ये होता है कि भैया हाँ वो संपीड़ित होते हैं, ठोस से ज़्यादा संपीड़ित होते हैं। भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? बताए थे, विसरण। विसरण द्वारा गरम गरम खाने की खुशबू आ जाती है। घर में मटर पनीर बन रहे हो और पूड़ी बन रही हो तो है मुंह में पानी आ जाता है भाई। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? तो भैया गैस जो होती है बर्तन की दीवारों पे दबाव डालती हैं। एक सवाल भी है आपकी एनसीईआरटी की किताब में, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि गैस के कण बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, कारण बताओ। ठीक है, तो क्यों डालते हैं? क्योंकि उनके कण जो है निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, वो आज़ाद हैं, फ्री हैं, उनका कोई बंदिश नहीं है, तो इधर उधर वो घूमते रहते हैं, दीवार पे बर्तन की टकराते रहते हैं और दबाव डालते रहते हैं। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब याद रखना 1 लाख, 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। कितने पास्कल? 1 लाख। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो देखो, एक है संगलन की गुप्त ऊष्मा और एक है बेटा आपकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की ऊष्मा भी ऑप्शन में है और एक है संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन में ध्यान देना, पढ़ लेना ऊपर नीचे चारों ऑप्शनों को। तुम भैया संगलन की ऊष्मा लगा रहे हो, टीचर तुम्हारा संगलन की गुप्त ऊष्मा बता रहा है और तुम भैया 1 नंबर गवा के आ रहे हो। निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है? ऊर्ध्वपातित यानी भैया द्रव सॉलिड से सीधा गैस, ठोस से गैस, बिना द्रव में परिवर्तित हुए। तो शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला बताना है, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। अभी करवाया है सवाल, छोटे छोटे सवाल है। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? द्रव का आकार होता है? नहीं होता, द्रव का कोई आकार नहीं है। द्रव का वेग, द्रव दौड़ता है, भागता है, कभी गति करते हुए देखा है द्रव को? बोतल में रख दो, वहाँ देखो नहीं, इज्जत से शराफत के साथ वहीं खड़ा रहता है, बोतल में ही रहता है। घनत्व या आयतन? द्रव का आयतन निश्चित होता है। घनत्व क्या? तेल का घनत्व अलग होता है, पानी का घनत्व अलग होता है, ठीक है, पेट्रोल का घनत्व अलग होता है, तो आयतन निश्चित होता है। 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, 10 डिग्री सेल्सियस कर लेना बेटा, यहाँ पे C लगा लेना। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। अब केल्विन में दे रखे हैं तो C से K पे जाना है, यानी सेल्सियस से केल्विन पे जाना है। तो आपको हमने ये बताया हुआ है, जब भी ऐसा सवाल आए तो C से K जाओ तो 273 जोड़ाओ। तो C से K जाओगे 273 जोड़ाओगे तो भैया 10 में जब आप 273 को जोड़ोगे तो आपको 283 मिलेगा। क्या मिलेगा? 283। तो आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट होगा। जल वाष्प संघनित होता है तो, जो जल वाष्प है संघनित ठंडा होता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। अब जब ठंडा होगा, संघनित होगा, तो भैया तापमान तो घटेगा ना, ऊपर है तो सोखना, उत्सर्जित निकालना, ऊष्मा निकलेगी कहाँ से? ऊष्मा सोखेगा कहाँ से? ठंडा हो जाएगा पानी। गैस को ठंडा कर दो, पानी में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। सही कथन को चुनो। पदार्थ 5 तत्वों से बना है। ये तो इंडियन फिलोसोफर्स की सोच है, बुक की डेफिनेशन से चलेंगे। पदार्थ के कणों के बीच कोई स्थान नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? पदार्थ के कणों के बीच तो रिक्त स्थान होता है। चीनी में भैया जरा पानी में चीनी घोल दो, चीनी उठाओ पानी में घोल दो,
तो क्या पाओगे, चीनी कुछ देर बाद भाई गायब हो जाएगी, जादू हो जाएगा। जादू थोड़ी होगा पगलो, वो छोटे छोटे रिक्त कणों में टूटेगी चीनी और जो जल के रिक्त स्थान है उसमें जाके बैठ जाएगी। पदार्थ कणों से बना होता है, हाँ पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण हमारी कल्पना से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच कोई विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। बड़े बड़े अक्षरों में ये प्रॉपर्टी लिखी है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ए, बी और डी तीनों ऑप्शन गलत है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं कौन सा गलत है इसमें ये बताना है हमें। ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव के गतिशील, सही बात है। ठोस भैया कभी गति करते हुए देखा है तुमने? यहाँ एक तरफ ईंट रख दी घर के एक कोने में, वो चलते चलते भैया घर के दूसरे कोने पे पहुंच गई, नहीं ना। तो ठोस के कण स्थिर होते हैं लेकिन द्रव के कण कैसे होते हैं, गतिशील। पहली बात तो सही है। वाष्पीकरण से गर्मी पैदा होती है, अरे भाई साहब कितना खतरनाक एकदम बोल दिए ये सब। भैया वाष्पीकरण से गर्मी पैदा नहीं होती, वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है, ठंडक मिलती है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है, हमें पता है होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो भैया सिंपल पढ़ा है, जब भी 1 किलो वाला कुछ ऑप्शन दिखे ना तो फटाफट उसको पहले पढ़ो। क्वथनांक पर 1 किलो द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, यानी 1 किलो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? कौन सा पदार्थ है, ना तो उसकी शक्ल ना सूरत, यानी ना तो उसका शेप है ना ही कोई आयतन है। तो कौन है? गैस। गैस एक ऐसा बंदा है मस्त मौला, अपना फ्री रहता है, किसी की बंदिश नहीं है, घूमता फिरता रहता है भाई। उसके कणों को भी भैया एकदम फ्री रहते हैं, मूव करते ही नहीं, एक दूसरे अलग अलग घूमते रहते हैं, सॉरी। निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव होता है? -5 डिग्री। 5 डिग्री -5 डिग्री पे बर्फ जम जाती है बेटा, 0 से नीचे जाते ही। 120 तो 100 से ज़्यादा है, 120 यानी 100 से ज़्यादा भैया क्या, 100 पे तो भाप बन जाता है जल। 105 अभी भी ये 100 से ज़्यादा है, जल क्या बन जाएगा, भाप। तो 20 डिग्री यानी लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास क्या रहता है, ये द्रव रहता है जल। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ जाएगा तो जो द्रव का क्वथनांक है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा। तो याद रखना दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, याद रखना। एक सवाल और ऐसा करवाया था। बर्फ के टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापमान स्थिर रहता है, दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? तो देखो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल। संगलन की गुप्त ऊष्मा हमने पढ़ा है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, ठीक है। तो जो ऊष्मा हम देते हैं तो उसके कण जो होते हैं ना ऊष्मा को सोखते हैं, सोखने के बाद स्वतंत्र होते चले जाते हैं, यानी उनमें ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, गति करते रहते हैं और कण जो एक दूसरे से अलग होते रहते हैं और तो ठोस से द्रव बनते हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है। गर्म की जा रही सामग्री में छुप जाती है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है एकदम अच्छे से कि भैया जो हम ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, वो पदार्थ के कणों द्वारा सोख ली जाती है और वो छुप जाती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। बर्फ जल के ऊपर तैरता है, क्योंकि ऐसा एक सवाल मैंने पहले भी करवाया था। क्योंकि भैया बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यानी बर्फ हल्की होती है, जल भारी होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, अधिक होता है, बराबर होता है, कोई नहीं। वायु है, वायु क्या है, गैस है। हवा क्या है, गैस। धातु की बाल्टी, ठोस। चलो छोटे छोटे सवाल। दूध क्या है? तो दूध बेटा द्रव है, दूध क्या है, द्रव। चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई हमारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म। तो भैया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हम आपके भैया आभारी हैं। आप हमारे चैनल पर आए, हमारी वीडियो को देखा और समझा, कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना और चैनल को ना भाई रेड कलर का एक बटन है साइड में, सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? सब्सक्राइब। और लाइक करो वीडियो को,
शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, मज़ा आया पढ़ने में कि नहीं आया। मोटिवेट करो भाई मुझे, और वीडियोस लेकर आऊँ तुम्हारे लिए ऐसी। ठीक है, मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में, तो आपका एक लाइक मोटिवेट करेगा। सब्सक्राइब तो भैया एकदम क्या बताएं, महाकाल की दया से तो एकदम हिला के रख देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कल मिलेंगे आपसे।